वेलकम गाइस इन टू एजाइल। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ये आपका 4th लेक्चर है और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। इतिहास जानने के सारे स्रोत हमने देख लिए हैं, पूरा का पूरा कवर हो चुका है और यहाँ से अब आपकी एक्चुअल हिस्ट्री शुरू होगी। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाइए और वो लेक्चर्स को देखिए सबसे पहले तो, क्योंकि हमने बेसिक पूरा का पूरा आपका 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 2022 तक का जो क्रोनोलॉजी है अच्छे से कवर किया हुआ है और कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे फैक्ट के साथ। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले तो याद रखना है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री है वो आपका 20 लाख साल से 3000 BC तक के काल को हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं या प्राग इतिहास बोलते हैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या आपकी कि लिखित साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं, प्राग इतिहास के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। दूसरा जो आपका पार्ट होता है वो होता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसको आद्य इतिहास बोलते हैं। ये 3000 BC से 600 BC तक का भाग है। अच्छा, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उनको डेसिफर नहीं किया गया, मतलब उसको समझा नहीं जा सका। उस काल को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे। 3000 से 600 BC है, आपको याद रखना है। फिर आपका आता है इतिहास। इतिहास मतलब कि हिस्ट्री, जो कि 600 BC के बाद का काल है और यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात उनको डेसिफर भी, मतलब कि क्या लिखा है ये भी हम लोग पढ़ पाए। तो 3 भागों में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री को बांटा गया है। चलिए अब हम लोग जो शुरुआत करेंगे लेक्चर की वो होगी आपकी पाषाण काल से, जिसको स्टोन एज बोलते हैं। तो स्टोन एज आपका 3 भागों में बटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है, क्लियर करते हुए चलना है। तो पहला आपका होता है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। टाइम लाइन पहले आप देखिए, 5 लाख साल से 5 के मतलब 5000 साल तक के काल को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। फिर 50,000 से 40,000 के काल को मध्य पाषाण काल और 40,000 से 10,000 के काल को नव पाषाण काल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो आग की खोज है वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। मध्य पाषाण काल में मानव अस्थि पंजर मिले हैं और नव पाषाण काल स्थायी निवास और कृषि के बारे में बताता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों पॉइंट्स आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको इतना तो दिमाग में एकदम बैठा लेना है। तो अभी तक हमने सिर्फ चीज़ें देखी क्या, हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। फिर स्टोन एज को हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ये 3 बिंदु कि आग की खोज कहाँ हुई, मानव अस्थि पंजर कहाँ मिले और स्थायी कृषि निवास कहाँ पे मिलता है। चलिए अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका वो ये होता है कि कौन सी संस्कृति से कौन से साक्ष्य मिले हैं। जैसे अगर हम लोग मालवा की बात करें तो मालवा संस्कृति में काला तथा लाल बर्तन मिले हुए हैं। बुर्ज होम से मिले हैं आपको धूसर रंग के बर्तन और जोरवे संस्कृति से आपको लाल बर्तन मिले हुए हैं। दक्षिण नवपाषाण काल जो आपकी नवपाषाण वाली संस्कृति है उसमें चमकीला धूसर बर्तन का रंग था और पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल रंग का बर्तन मिला हुआ है। तो इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि लिनियरली अगर आप लूसेंट या किसी बुक से पढ़ने जाएंगे तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। जब आप वीडियो देखते हो तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट लगता है और चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, रूटीन बन जाता है। रूटीन बनाना है और एग्ज़ाम निकालना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीटें कम हो रही हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो शिक्षा का स्तर भी, पढ़ने का स्तर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, डेप्थ में थोड़ा जाके पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए कि होमोसेपियंस का जो प्रवेश है वो आपका 30 से 40,000 वर्ष पूर्व माना जाता है और पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका शिकार से चलती थी तथा यही मनोरंजन का साधन भी था। तो आपसे पूछ सकता है कि मनोरंजन का साधन क्या था पूर्व पाषाण युग के मानवों के लिए, तो आप क्या बता दोगे, शिकार। फिर आग की खोज अभी हमने देखा हुआ था, आग की खोज कहाँ हुई, पूरा पाषाण काल में। अच्छा, और एक जो इंपॉर्टेंट बिंदु है पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि पहिए की खोज कब हुई थी, तो आप बताओगे नव पाषाण काल में हुई है। पहिया नव पाषाण काल में और आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई है। मनुष्य के जो स्थायी निवास की का जो एविडेंस है वो नव पाषाण काल में मिला है, अभी हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, फैक्ट्स आप कह सकते हो कि प्रथम पालतू पशु कौन है, तो आप बताओगे कुत्ता। सबसे पहला कौन सी धातु का प्रयोग हुआ, तो आप बताओगे तांबा। और औजार कौन सा बना था, कुल्हाड़ी, इसको आतिरम पक्कम भी कहते थे। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, हमने देखा हुआ था, स्थायी निवास और कृषि का आविष्कार। उत्पादक स्थल कौन सा था, मेहरगढ़।
जो कि अब पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। और कौन सी कृषि आपकी आई थी, डिस्कवर की गई थी, आप बताओगे? चावल बोई गई थी। अच्छा, और कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली फसल थी वो गेहूं थी। वैसे तो चावल है और कृषि के लिए गेहूं है। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज सबसे पहला कौन सा था? चावल था, और कृषि के लिए गेहूं था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिलता है। कोल्डी हवा कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि का अगर आपसे पूछता है कि प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला, तो आप बताओगे मेहरगढ़ से। और जो कोल्डी हवा है, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, औजारों की खोज के बारे में अगर बात की जाए तो ये 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसको खोजा था। तो 1863 इंपॉर्टेंट है। और किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगला बिंदु देखिए आप, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। तो ये पूछ सकता है कि जो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज है वो कहाँ हुई है, तो बता दोगे पल्लावरम नामक स्थान पर। चलिए, अच्छा, मध्य पाषाण काल के विषय में 1867 में CL काला ईल में बिंद क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण, जिसको माइक्रोलिथ बोलते हैं, उसको खोजा। तो क्वेश्चन इसे ऐसे बनता है कि माइक्रोलिथ सबसे पहले तो कहाँ से संबंधित है, तो आप बताओगे बिंद क्षेत्र से। कौन से काल से, तो आप बताओगे मध्य पाषाण काल से। कब इसकी खोज हुई? 1867। कौन किया? तो CL काला ईल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में मिले हैं, ये हमने पहले ही देख लिया था। तो पहिया की खोज कब हुई? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आप पहिया बताइए, आग बताइए, सर्वप्रथम कृषि बताइए, और मानव अस्थिपंजर। ये 3 चीज़ आपको बता देनी है अभी। सर्वप्रथम प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो तथा सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो आपसे पूछेगा मृतकों का टीला किसको बोलते हैं, तो आप बताओगे मोहनजोदाड़ो। सबसे प्राचीन नगर पूछेगा तो क्या बताओगे आप? मोहनजोदाड़ो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके फैक्ट्स थे। चलिए, अब आगे देखते हैं। असम का श्वेत प्रभु गिब्बन भारत में पाया जाने वाला पहला एकमात्र मानवाभ कपि है। तो सबसे पहला मानवाभ कपि कहाँ पाया गया? असम में। और किससे संबंधित है, तो आप बताओगे श्वेत गिब्बन। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती इनाम गांव है। तो इनाम गांव किस युग से संबंधित है, आप बताओगे चालकोलिथिक, मतलब कि ताम्रपाषाण काल। और इसी का संबंध आपकी जोरवे सभ्यता से है, अभी हमने इसको देखा हुआ था। भीमबेटका की गुफाओं से, ये बहुत बार पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं किस काल के बारे में बताती हैं, तो आप बताओगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताती हैं। अच्छा, यहाँ पे मिला क्या है? शैल चित्र मिले हैं। और जो आपका प्रथम साक्ष्य है मानव सभ्यता का, वो आपके नर्मदा घाटी में मिला हुआ है। नर्मदा घाटी से मानव सभ्यता का साक्ष्य मिला है कि पहली बार यहाँ पे पाए जाते थे। शिवालिक पहाड़ियों से जीवाश्म अवशेष मिलते हैं। तो इसके साथ आपका खत्म होता है कौन सा? ये पाषाण काल वाला जो काल था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि टू द पॉइंट नोट्स हैं, ये आपके प्री को टच करेगा। प्री लेवल क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स को लगाना है आपको। अच्छा, इसको कवर करने के बाद करना क्या है आपको? सिंपल सा जाना है प्रीवियस ईयर लूसेंट की आप बुक उठा लीजिए, उसमें 10,000 MCQ दे रखे हैं, तो वो फॉलो कर सकते हो आप। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यूपी PCS, UPSC हो गया, आपका कोई भी स्टेट PCS उठा के देखिए आप, जैसे कि बिहार PSC हो गया, MP PSC हो गया, गुजरात PSC हो गया, हिमाचल PSC, सारे PCS एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उसको जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, आयोग सेट करता है, और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं। वो जो आपका एक पैटर्न है सेम वही आपका सेम पैटर्न आपका आता है बस। चलिए, ताम्रपाषाण काल की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा। हड़प्पा पूर्व में ताम्रपाषाण काल संस्कृति आती है, और हड़प्पा सभ्यता को आप बताओगे कि ये शहरी सभ्यता है। 3500 से 2600 का काल आप क्या बोल दोगे? ये ताम्रपाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। और 2600 से 1900 ये शहरी सभ्यता आपकी कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति ये क्या थी। तो इसके बारे में आप याद रखोगे कि इसका जो रीजन था वर्तमान में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है। तो जो हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति पहले पाई जाती थी वो अब वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छा, तो अफगानिस्तान में कौन कौन सी जगह है थोड़ा सा देख लो आप। मुंडीगाक, मुरासी गुंडई, पाकिस्तान में राणा गुंडई, और आपका आमरी, कुल्ली नाल। अच्छा, भारत में इंपॉर्टेंट है आपका, तो हम लोग इंडियन दे रहे हैं ना,
पाकिस्तान पीछे थोड़ी दे रहे हैं, यहाँ वाला दे रहे हैं ना, इसलिए इंडिया जरूरी है। तो कालीबंगा बताओगे आप, राखी गढ़ी और बनावली, ये साइट्स हैं भारत में ताम्रपाषाण काल की। तांबा, पीतल, चांदी तथा कच्चे ईंटों का प्रयोग करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ वाले जो लोग थे, किलाबंदी भी करते थे। कौन? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता की बात हो रही है, तो ये लोग तांबा, चीतल, चांदी, कच्चे ईंटों का प्रयोग किया करते थे, किलाबंदी भी करते थे। अच्छा, अनाज रखने के लिए अन्नागार, दूरस्थ व्यापार भी ये किया करते थे। तो अन्नागार किया करते थे यानी कथन कारण में पूछ सकता है आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में कि जो आपकी पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उसके लोग क्या अन्नागार का यूज करते थे, तो आप बोलोगे हाँ करते थे, किलाबंदी भी करते थे वो। आगे आके यही सभ्यता हड़प्पा शहरी सभ्यता में परिवर्तित हो गई थी। तो अब क्या आ गई आपकी शहरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता पहले पाई जाती थी अब भारत तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है। हड़प्पा के बारे में अगर हम बात करें तो उसी समय कुछ और कंटेम्प्रेरी आपकी सभ्यताएं थी, जैसे कि आपका सीरिया और नॉर्थ सीरिया और साउथ सीरिया जो कि बेबीलोनिया है, वहाँ पे मेसोपोटामिया ये एक सभ्यता इवॉल्व हो रही थी। हड़प्पा के समकालीन है, ये पूछता है आपसे। नील घाटी की सभ्यता ये भी आपकी हड़प्पा के समकालीन ही है, नील नदी के तट पर अफ्रीका में, और हुआंग हो ये पीली नदी आपकी चीन में। तो ये तीन सभ्यताएं कंटेम्प्रेरी हैं आपके कौन इस सभ्यता की, तो आप बता दोगे हड़प्पा सभ्यता की, जो कि शहरी सभ्यता थी। अच्छा, भारत में अगर हम स्थल देखना चाहें हड़प्पा सभ्यता के तो जम्मू कश्मीर में मांडा है, पंजाब में रोपड़, संघोल और चक्र 86। अच्छा, आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे एज इट इज पूछता है कि जैसे संघोल है, तो जो संघोल साइट है पहली बात तो किससे संबंधित है, तो आप बताओगे हड़प्पा सभ्यता से। और कहाँ पे पाई जाती है, तो आप बताओगे पंजाब। फिर राखीगढ़ी, बनावली और जो आपका मीता थल है ये हरियाणा में स्थित है। राजस्थान ला के नहीं चले जाना है राखीगढ़ी के लिए, रा से लोग ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। और राजस्थान कालीबंगा, गुजरात का धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोतदा जो कच्छ क्षेत्र में है, काठियावाड़ क्षेत्र में देखिए। अच्छा, ये आपके कच्छ क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें मिली, तो आप बता दोगे धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोतदा। और काठियावाड़ क्षेत्र में आप बताओगे लोथल, रंगपुर, रोजदी और प्रभास पाटन। तो ये आपके काठियावाड़ क्षेत्र में है, ये भारत के स्थल हो गए। चलिए आगे देखिए, ये आप मैप के जरिए भी बता सकते हो कि मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, इसका विस्तार कैसा कैसा था, आलमगीरपुर मेरठ और सुरकोतदा सुदका गेंडोर आपका गुजरात। ये है आपका सीमा क्षेत्र किस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम से वो ये है कि सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि कौन सा स्थल है, कौन सी नदी के किनारे, क्योंकि आपको ये पता होगा कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही इवॉल्व होती है, क्योंकि जीने के लिए क्या चाहिए, पानी, ऑक्सीजन, पानी मिलेगा तभी कृषि होगी। पहले हम लोग जानवरों का शिकार करते थे, जानवर भी पानी पीने कहीं ना कहीं कहाँ पे आते थे, हम बताओगे नदी तालाब के किनारे ही, तो उनको मार के शिकार होता था। इसी कारण से इवॉल्व होने का जो रीज़न है, नदियों के किनारे आप देखोगे बहुत सारी या सारी की सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही इवॉल्व हुई। तो नदी पूछेगा आपसे, संबंधित स्थल पूछेगा, उत्खनन करता किसने उसको खोजा, वर्ष और स्थल की स्थिति, इतना पूछेगा। सबसे पहले आप देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, दयाराम साहनी ने इसको खोजा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1921 में इसका उत्खनन वर्ष हुआ और ये अभी मांट गोबरी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है, आरडी राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया 1922 में इसका उत्खनन वर्ष, और सिंधु लरकान जिला में अभी ये स्थित है। फिर सुदका गेंडोर ये दास्त नदी के किनारे स्थित है, सबसे पहले आप ये बताओगे। RL स्टाइन इसके उत्खनन करता है, 1927 में इसको डिस्कवर किया गया और आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये अभी स्थित है। दास्त नदी बहुत इंपॉर्टेंट। चन हुदड़ो आप बताओगे सिंधु नदी। MC मजुमदार आपके इसके उत्खनन करता है 1931 और सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। अच्छा, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, रंगपुर मादर नदी किनारे, और माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ये संबंधित है रंगपुर मादर नदी वाले से। 1953 में इसका उत्खनन वर्ष रहा है। अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में ये स्थित है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे, यज्ञदंत शर्मा इसके डिस्कवर करने वाले उत्खनन करता है, 1958 में इसको डिस्कवर किया गया और पंजाब का रोपड़ जिला में ये स्थित है। लोथल भोगवा नदी
रंगनाथ राव 1954, गुजरात अहमदाबाद। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, यज्ञदत्त इसको डिस्कवर किया 1958, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में ये स्थित है। बनवाली रंगोई नदी, रविंद्र सिंह बिष्ट, हरियाणा के हिसार जिले में, बनावली हो गया। और धोलावीरा के बारे में बताओगे आप, लूनी नदी किनारे, जेपी जोशी इसको डिस्कवर किए हैं, गुजरात के कच्छ जिले में। और सुतकाह, सादीगौर, जॉर्ज डेल्स, दक्षिणी बलूचिस्तान। तो ये तो कुछ साइट्स हो गई इंपॉर्टेंट वाली आपकी हड़प्पा सभ्यता की। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और बातें देखें हम। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हड़प्पा की मुद्रा का निर्माण है वो सेल खड़ी पदार्थ से हुआ है, इसको हम लोग स्टेटाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, ये जो एविडेंसेस हम लोग सब बोलते रहते हैं ना कि कैसे हम बता सकते हैं इतना पुराना ये वो है, तो इसकी एक जो मेथड होता है वो होता है आपका रेडियो कार्बन ट्रेसिंग, C14। ये क्या होता है देखिए, इसके बारे में आप ये समझिए कि ये संबंधित है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से, मतलब साक्ष्य बताती है कितना पुराना क्या रहा है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। इसकी खोजकर्ता अमेरिकी वैज्ञानिक VF लीवी है। इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 1400 BC से 1700 BC तक थी। तो रेडियो कार्बन ट्रैफिकिंग करते क्या हम लोग, जैसे पत्थर लिया गया उसके आइसोटोप्स देखते हैं कार्बन की, कि कार्बन का आइसोटोप्स कितना पुराना है। जितना पुराना वो होगा उसको मिलाया जाएगा, एक टेबल होती है, और फिर बता सकते हैं अच्छा इतना पुराना ये लक्षण मिल रहे हैं, मतलब ये इस काल से रहा होगा। तो कार्बन जो ट्रेसिंग है वो इंपॉर्टेंट है, किससे, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से बताने से कि कितना पुराना क्या रहा होगा। अब आपकी नई जो आती है सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत ही ज़्यादा फेमस इंपॉर्टेंट, खोजकर्ता कौन थी आप बताओगे, 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा। कांस्य युग ब्रॉन्ज एज से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल की एक सभ्यता है। अच्छा, इसके जो निवासी थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट है, आप UPSC तक का उठा के देखिएगा, जो कथन कारण है यही सब पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो निवासी आप क्या बताओगे कि द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। उन्नत नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता है। इसकी जो खोज है वो जॉन मार्शल 1924 में की। सर्वाधिक प्राचीन उन्नत सभ्यता, उन्होंने ये कहा, या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सर्वाधिक प्राचीन उन्नत सभ्यता कौन सी है, तो आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता, और इसे सैधव सभ्यता भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें 6 बड़े नगर मिले थे महत्वपूर्ण वाले, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगर रहे हैं। तो इसके बारे में आप ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता बना लीजिए और लिखिए सबसे पहले तो 1921 दयाराम साहनी, फिर ब्रॉन्ज एज से संबंधित इनके जो निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, और उन्नत नगरीय सभ्यता का होना 1924 में जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया और बोला भी इसके बारे में, और सबसे प्राचीन उन्नत सभ्यता थी, इसको सैधव सभ्यता भी बोलते हैं। तो ऐसा है कि जब आप मैट्रिक्स तो बनाते हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैपिंग, तो अच्छा खासा रिटेन रहता है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं होता है। लीनियरली अगर लाइन पढ़ते हैं तो फिर वो बुक जैसा हो जाता है। ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं आप, जब नोट्स बनाए तो ऐसे ही बनाएं, रिवीजन में भी आसानी पड़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले, तो जो हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो गुजरात से मिले। बंदरगाह की बात करें तो लोथल और सुतकोतदा, ये आपके बंदरगाह रहे, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोथल और सुतकोतदा बंदरगाह से संबंधित हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, ये भी आपकी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। मोहनजोदाड़ो से स्नानागार मिला है, जो सबसे बड़ी इमारत होती थी। मोहनजोदाड़ो से स्नानागार, स्नानागार कहाँ से मिला बताओगे, मोहनजोदाड़ो से, सिंपल सा। अच्छा, स्नानागार अगर स्नान कुंड की बात करें तो ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। नगरों तथा घरों के विन्यास ग्रिड पद्धति में है। तो आपसे पूछेगा कि ग्रिड पद्धति किस सभ्यता की फेमस इंपॉर्टेंट या कहाँ से मिला हुआ, तो बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता का। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है या एविडेंस भी आप कह सकते हो। अच्छा, इसमें होता क्या था कि दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलती थी, पीछे की ओर खुलती थी। लेकिन जो लोथल एक ऐसी साइड है जहाँ पे जो घर हैं दरवाजे के मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, तो दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, ऐसा आपसे देगा कथन कारण किसमें, UPSC में। और बताओगे नहीं गलत है, लेकिन लोथल में सामने खुला करती थी। फसलों की अगर हम बात करें तो फसल आप सिंपल से ये बताओगे कि मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। गेहूं और जौ बहुत ही ज़्यादा फेमस है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। मिट्टी से बने हल बनमाली से मिले हुए हैं। चावल के दाने रंगपुर लोथल से मिले हुए हैं। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं। लिपि की बात करें तो इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेखन कला
सुमेरिया सभ्यता से विकसित हुई है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। और जो आपका मोहर है उसमें एक श्रृंगी पशु आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सील में 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपतिनाथ बोलते हैं का वर्णन है। तो पूछेगा आपसे कि सील में कौन से देवता रहे हैं, आप बताओगे भैया 3 मुख वाले पशुपतिनाथ मेन है और इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा मिल जाता है। पशुपतिनाथ बीच में हो गए 3 मुख वाले और 4 और कौन कौन मिला, हाथी मिला, गेंडा मिला, चीता मिला और भैंसा। देखिए इसमें बैल नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और गाय नहीं है। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, सिर्फ ये 4 भगवान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। गाय से या बैल से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। लोथल जो है चंद्रहुदरों में मनके के कारखाने प्राप्त हुए हैं। लोथल और चंद्रहुदरों में मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। और ये जो नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा फेमस है आपका कि अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, घोड़ों के अस्थि पंजर, आप बताओगे सुतकोतदा से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, तौल की इकाई की बात करें तो आप बोलोगे कि ये 16वें अनुपात में लोथल से प्राप्त हुआ है। यातायात में 2 एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी व भैंस गाड़ी मिली। तो यातायात के लिए क्या यूज करते थे, 4 पहिए वाली बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी, सिंपल सा। आगे देखिए, सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। स्त्री मूर्तियां मिलने से ये पता चलता है कि जो सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक थी, मात्र देवी की उपासना यहाँ पे की जाती थी। और पशुओं में जो पूजा की बात करें तो वो कुबड़ वाले सांड की वहाँ पे पूजा हुआ करती थी, सिंपल सा। आगे कुछ और पूजाओं की बात करें, ये धार्मिक विचार हैं उनके, तो वृक्षों में शिव वृक्ष पूजा भी होती थी और शिव पूजा भी होती थी। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की देन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्वास्तिक हम लोग आज देखते हैं ना, ये हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए कि धरती को उर्वरता की देवी मानकर ये लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रणाली की बात चल रही है अभी। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, जलाना कहाँ से प्रचलित हुआ, बताओगे हड़प्पा। हड़प्पा में जलाना और गाड़ना, मृतकों को जलाना हड़प्पा से संबंधित है और गाड़ना मोहनजोदाड़ो से संबंधित है। सभ्यता वालों को तलवार का ज्ञान नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। और यहाँ पे जो बर्तन मिले हैं उनमें काले रंग की डिजाइन बनी हुई है और वो जो बर्तन थे वो लाल रंग के थे। और ये जो बर्तन मिले हुए हैं ये कालीबंगन से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए, और जो वस्त्र की अगर हम बात करें या उद्योगों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका सूती ऊनी वस्त्र उद्योग फेमस था। मनोरंजन का जो साधन था सिंधु घाटी सभ्यता वालों के लिए वो था मछली पकड़ना और शिकार करना। ये लोग पशु पक्षियों को आपस में लड़ा के मनोरंजन किया करते थे और मनोरंजन के लिए चौपड़ तथा पासे भी खेलते थे। तो मनोरंजन के बारे में आपको याद रखना है, कथन कारण में पूछ सकता है। यूपीपीसी जैसे एग्जाम्स में ऐसे कथन कारण वाले जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति व्याप्त थी, मतलब ऐसा नहीं था कि पर्दा प्रथा नहीं मिल रही है या वैश्यावृत्ति नहीं मिल रही, वहाँ पे हुआ करती थी। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिनका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी प्रयुक्त होता था और वो किले से घिरा हुआ होता था। अदरवाइज जो फोर्टिफिकेशन है वो निचले शहर का नहीं, ऊपर वाले शहर का हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह कालीबंगन थी जहाँ पे जो लोगों, सामान्य लोगों के रहने वाला जगह था वो भी फोर्टिफिकेशन, मतलब कि उसके चारों ओर किले बने हुए थे। कालीबंगन से पूर्व हड़प्पा स्तरों में खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे कि भैया हड़प्पा सभ्यता में खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के साक्ष्य भी मिले हुए। कालीबंगन एवं लोथल में युग्म समाधि मिले, मतलब कि जोड़ों में समाधियां बनी हुई है। अच्छा, आग में पकी हुई जो मिट्टी है टेराकोटा कहलाती है। तो टेराकोटा क्या है, आग में पकी हुई मिट्टी, इसी से आपके टेराकोटा टॉयज भी बनते थे, पता होगा आपको। तो अच्छा, पतन के कारण अगर बात करें तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज व्याप्त हैं। तो आप बता दोगे कि बाढ़ के कारण, वनस्पतियों के कारण, है ना, बाढ़ आई, वनस्पति अंत हुई, इस कारण से इस पूरी की पूरी सभ्यता का अंत हो गया। ये सारी थ्योरीज हैं जो कि दी गई हैं। जैसे कि नदियों का सूख जाना, ये भी एक कारण बताया जाता है, या मलेरिया होना, महामारी का फैल जाना, ये आपके कैनेडी ने बताया था, कैनेडी ने। आर्य आक्रमण, मार्टियर व्हीलर ने कहा था कि सबसे कमजोर मत इसी को माना जाता है कि आर्य के आक्रमणों से खत्म हो गई। और प्रशासनिक जो गिरावट है वो जॉन मार्शल बताया हुए थे कि प्रशासनिक गिरावट के कारण इसमें अंत हो गया था इस सभ्यता का। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक, ये आपका चौथा लेक्चर था, खत्म होता है।
अगर एफर्ट्स थोड़े से भी सही लगे तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जब तक एग्ज़ाम निकाल नहीं लेना है तो लगे रहना है। सेम वीडियो सेम ऑडियो विजुअल इफेक्ट जब लगता है रिटेन रहता है तो 2 से 3 बार लेक्चर्स को आप देख सकते हैं 1.5x की स्पीड में। और सेम मतलब एक ही सोर्स आपको फॉलो करना है, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए। सोर्सेस को स्कैटर मत कीजिए, एक जगह लाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका एक फोल्डर बना लीजिए। वही आपको बार बार रिवाइज करना है। 10 सोर्स एक बार नहीं, एक सोर्स 10 बार करना है।